बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अदालत से सवाल पूछो तो तौहीन अदालत, अगर मौलवी से सवाल पूछो तो काफर, अगर किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो गद्दार। एक जलसा हो रहा था जिसमें एक नौजवान शख्स था। वो जलसा जो है ना वो अच्छी तरह मैनेज नहीं हो रहा था। तो वो नौजवान शख्स जो है ना वो स्टेज पे आया, बड़े बड़े सियासतदान बैठे हुए थे। तो उसने कहा कि आपसे जलसा मैनेज क्यों नहीं हो रहा, जलसे को इस तरह मैनेज करते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि अगर तुम इतनी बातें कर रहे हो तो तुम खुद जलसे की सदारत करो और जलसे को मैनेज कर दो। तो वो शख्स खड़ा हुआ और उस शख्स ने जो है ना उस सारे जलसे को पूरा मन तरीके से मैनेज करके उसको मुकम्मल करवा दिया। वो शख्स कौन था कि जिसको पाकिस्तान में एक गद्दार का नाम दिया जाता है, बागी का नाम दिया जाता है। हालांकि वो शख्स गद्दार नहीं था, वो बागी नहीं था। वो कौन था? उस शख्स का नाम था खान अब्दुल गफ़ार खान, जिसको आज दुनिया बादशाह खां के नाम से जानती है। और उसी जलसे में बादशाह खां के नाम से वो मशहूर थे। उसी जलसे के बाद उनको बादशाह खां का नाम दिया गया। बादशाह खां जो है वो 6 फरवरी 1890 को चारसदा मौजूदा KP के NWFP सरहद में चारसदा ज़िला चारसदा में 6 फरवरी 1890 को पैदा हुए। आपके वालिद का नाम बहराम खान था। वो भी एक मतलब इलाकाई लेवल के सियासतदान थे। बादशाह खान और उनके भाई ने मतलब खान अब्दुल जब्बार खान हैं, इन्होंने जो अपनी इब्तदाई तलीम है ना वो मिशन हाई स्कूल पेशावर से हासिल की। उसके बाद जो है ना इनके भाई आला तलीम के लिए इंग्लैंड चले गए और इनके वालिद ने बादशाह खान को भी इजाज़त दे दी कि आप भी जो है ना इंग्लैंड में पढ़ने के लिए चले जाओ। लेकिन बादशाह खां की वालदा जो है ना वो ना मानी और बादशाह खां ने जो है ना अलीगढ़ कॉलेज से ग्रेजुएशन की और उसके बाद जो है ना अपनी ज़मीनों के ऊपर जो है ना अपनी ज़मीनों की देखभाल और उनको संभालना शुरू कर दिया। तो बादशाह खां जो है ना इनके बारे में मशहूर है कि ये मतलब हमें जो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया जाता है ना, शुरू से हम जो बचपन से पढ़ रहे हैं मुतालिया पाकिस्तान, असल में वो हकीकत पे मबनी नहीं है। वो सारा झूठ पे मबनी मुतालिया पाकिस्तान हमें पढ़ाया जाता है और हमारे ज़हनों के अंदर हमें ब्रेन वॉश कर दिया गया और हम भी उसी मुतालिया पाकिस्तान के पीछे लगे हुए हैं। और बादशाह खां को और वली खां को, इनके बेटों को हम गद्दार समझते हैं। बेसिकली ये गद्दार नहीं थे। कायद आज़म जिनके बारे में काफ़ी लोग जो कहते थे कि वो अंग्रेज़ों के एजेंट थे, लेकिन कायद आज़म अंग्रेज़ों के एजेंट नहीं थे। उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और पाकिस्तान बनाया और वो मुहब्बल वतन और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले थे। इसी तरह बादशाह खां भी बागी नहीं थे, गद्दार नहीं थे, ना किसी के एजेंट थे। बादशाह खां को NWFP सरहद का गांधी भी कहा जाता है। और बादशाह खां वो शख्सियत है कि जो 1919 में रोल टैक्स के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग ने भी रोल टैक्स की मुखालफत की और बादशाह खां ने भी रोल टैक्स की मुखालफत की। 1912 में बादशाह खां की शादी हुई थी। 1930 का एक वाक़या है कि किस्सा ख्वानी बाज़ार में जो है ना ये एक बहुत बड़ी जो है ना तहरीक चला रहे थे कि जिसमें जो है ना अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया और 200 से 250 लोग जो है ना खदादार तंजीम थी इनकी एक, वो जो है ना उस 200 से 250 लोग उसमें मरे। तो पेशावर में किस्सा खानी बाज़ार में उसको उस चौंक का नाम यादगार चौंक इसी वजह से रखा गया है। तो बादशाह खां ने अपने कुछ लोगों से कहा, बादशाह खां जेल में थे, तो बादशाह खां ने अपने कुछ लोगों से कहा कि आप जो है ना मुस्लिम लीग के पास जाएं और उनके लीडरान से बात करें कि वो जो है ना इस बात को जो है ना उठाएं। लेकिन मुस्लिम लीग से जो है ना उनको कोई अच्छा जवाब ना मिल सका। तो फिर वो ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी गांधी की, उसके पास चले गए और उन्होंने जो है ना उससे बात की और गांधी के साथ जो है ना इनका लहाक हो गया। और बादशाह खां जो है ना गांधी NWFP में भी आए और बादशाह खां की जो है ना गांधी के साथ काफ़ी वाबस्तगी जो है ना रही, इनकी दोस्ती काफ़ी रही। तो जब 1937 का इलेक्शन हुआ उसमें भी जो है ना मुस्लिम लीग को एक सीट ना मिली और बादशाह खां की पार्टी जो है ना दादार मोहब्बत ये उधर से सारी इन्होंने क्लीन स्वीप किया और अपनी गवर्नमेंट कायम की। इसी तरह 1945 के इलेक्शन में भी ये जीते और खान अब्दुल जब्बार खान जो है ना वज़ीर आला बने। तो हम ये बात करते हैं कि अल्लामा इकबाल इन्होंने
पाकिस्तान का ख्वाब देखा। तो बादशाह खां को हम गद्दार कहते हैं। तो हकीकत में 1930 में जब किस्सा खुबानी बाज़ार का वाक़या पेश आया, उसी वक्त ऐन वक्त अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद किया। उसके अलावा अफ़गानिस्तान में एक तुरंगज़ई साहब थे जो बादशाह खां साहब के पीर थे, उधर इकबाल अल्लामा इकबाल भी उधर जाते थे और जूता उतार के उधर जाके बड़े मोदबाना और अदब के साथ जो है ना इकबाल साहब उधर बैठते थे। इकबाल भी औरंगज़ेब साहब का फॉलोअर और बादशाह खां साहब भी औरंगज़ेब साहब के फॉलोअर। तो इकबाल को हम जो है ना वो अपना हीरो समझते हैं, बादशाह खां को क्यों हीरो नहीं समझते। बेसिकली बादशाह खां जो है बहुत बड़े लीडर थे और वो भी हमारे हीरो थे। इसी तरह बादशाह खां ने अपनी सारी ज़िंदगी में 37 साल जेल में काटे और पाकिस्तान के बनने के बाद 18 साल वो 1988 को उनकी वफ़ात हुई। 18 साल उन्होंने जो है ना जेल में गुजारे। तो इसी तरह अल्लामा इकबाल का एक और वाक़या है कि हाफ़िज़ अमानुल्लाह उन्होंने एक तहरीक शुरू की। उस तहरीक में जो है ना अल्लामा इकबाल ने बहुत ज़्यादा चंदा इकट्ठा करके उनको भेजा। इसी तरह NWFP में बादशाह खां और इनके तंजीम ने भी बहुत ज़्यादा चंदा इकट्ठा किया और उनका साथ दिया। ये दोनों भी उनके फॉलोअर थे हाफ़िज़ अमानुल्लाह के। इसी तरह जब पाकिस्तान बना तो 8 दिन के बाद खान अब्दुल जब्बार खां की हुकूमत को ख़त्म करके खान अब्दुल क्यूम खां को जो है ना NWFP का सरहद का वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया गया। तो कहा जाता है कि कायद आज़म से इनकी एक मुलाकात हुई थी, लेकिन एक नहीं, कायद आज़म से बादशाह खां की 2 मुलाकातें हुई थी। एक मुलाकात कराची में हुई थी और दूसरी बादशाह खां ने उनको बुलाया था और पेशावर में मुलाकात हुई थी। बादशाह खां वो शख्सियत है कि वो हिंदुस्तान को तकसीम नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो बादशाह खां ने अंग्रेज़ों से कहा कि अगर आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान बनाना है तो आप पख्तूनस्तान को भी बनाने की इजाज़त दें। लेकिन उन्होंने इजाज़त ना दी और उन्होंने कहा कि आप रेफरेंडम कराएं और जो अवाम का फैसला होगा, अगर अवाम इंडिया के साथ जाना चाहे तो इंडिया के साथ जाओगे, अगर पाकिस्तान के साथ जाना चाहें तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो इसमें बादशाह खां और इनकी पार्टी ने बाइकाट किया और रेफरेंडम के बाद जो है ना NWFP सरहद ये जो है ना पाकिस्तान के साथ जो है ना इनका इल्हाक हो गया। तो कायद आज़म से जब पहली मुलाकात हुई ना तो जब बादशाह खां ने जब हलफ लिया दस्तूर साज असम्बली में तो इन्होंने उधर कसम खाई पाकिस्तान के साथ मुहब्बुल वतनी की। तो कायद आज़म के साथ जब इनकी दूसरी मुलाकात हुई तो कुछ सियासतदान थे जिन्होंने अपने मफादात की खातर बादशाह खां के बारे में कायद आज़म को गलत गाइड किया और उन पर प्रेशर डाला कि बादशाह खां मुस्लिम लीग में आ जाएं। तो उनकी पेशावर की भी जो कायद आज़म से मुलाकात थी वो इतनी ना खुशगवार ना गुजरी, कुछ अच्छे फैसले ना हो सके। तो कायद आज़म की वफ़ात के बाद 1948 में बादशाह खां को फिर जेल में डाल दिया गया। 1954 में 54 में बादशाह खां को दोबारा छोड़ा गया और फिर 1956 में 1 यूनिट का जो मामला हुआ उसमें बादशाह खां ने 1 यूनिट की मुखालफत की। 1 यूनिट क्या था? 1 यूनिट बेसिकली पाकिस्तान की अंग्रेज़ों की एक साजिश थी इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान 1971 में टूटा, ये 1956 में ही टूट जाता अगर 1 यूनिट उस टाइम होता। तो आज भी अगर 1 यूनिट का मामला होगा तो बहुत सारे लोग 1 यूनिट के खिलाफ खड़े होंगे। तो क्या वो सारे गद्दार हैं? इसी तरह लियाकत अली खां की दस्तूर साज असम्बली में बादशाह खां से मुलाकात हुई तो लियाकत अली खां साहब बादशाह खां से कहते हैं कि आप मतलब पख्तूनस्तान की बात करते हो, क्या आप अलहदा पख्तूनस्तान चाहते हो? वो कहते हैं नहीं, मैं अलहदा नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह पंजाबियों का सूबा पंजाबी है, बलोचों का सूबा बलोचिस्तान है, बंगालियों का सूबा बांग्लादेश है, मशरक़ी पाकिस्तान है, इस तरह जो मतलब सिंधी हैं उनका सूबा जो है वो सिंध है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पख्तून हैं इनके लिए भी एक अलहदा सूबा पख्तूनस्तान बनाया जाए। तो लियाकत अली खां इतने मुतमिन ना हुए। लियाकत अली खां ने काफ़ी सवाल पूछे और बादशाह खां उनका जवाब देते गए और एंड तक जो है ना बादशाह खां ने उनके सवालों के जवाब दिए। 14 मार्च 1971 को जब पाकिस्तान में जो है ना मतलब अलहदगी की आवाज़ें आ रही थी तो ये बादशाह खां के बेटे वली खां और गौस बख्श बसिंजो ये जो है ना उधर बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान के पास गए। तो इन्होंने जाकर उसको कहा कि यार मुझे तुम मुस्लिम लीगियों की समझ नहीं आती कि जब हिंदुस्तान इकट्ठा था तो हमने तुमसे कहा था कि हिंदुस्तान को ना तोड़ो।
तो तुमने कहा कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। तो अब जब पाकिस्तान बन गया है तो तुम पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हो, तो हम तुम्हें कहने के लिए पाकिस्तान को बाबा ना तोड़ो। तो मुजीबुर रहमान जो है ना गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान को बनाने के लिए साइकिल पे तहरीकें चलाई हैं, तो तुम आज कहते हो कि मैं पाकिस्तान को तोड़ रहा हूँ। मैं पाकिस्तान को नहीं तोड़ रहा, वो मुझे इक़्तिदार नहीं मुंतकिल कर रहे। मैं एक अक्सरियती पार्टी से तल्लुक़ रखता हूँ और मेरा हक बनता है कि वो मुझे इक़्तिदार मुझे मुंतकिल करे, लेकिन वो जब मुझे इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करते तो फिर मैं क्या करूं। लेकिन मैं इस टाइम भी 14 मार्च 1971 तक मुजीबुर रहमान पाकिस्तान को नहीं तोड़ना चाहता था। तो वो उधर से वापस आए। वापस आकर उन्होंने जनरल यहिया से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं मुजीबुर रहमान से मुलाकात करके आया हूँ और मुजीबुर रहमान से बात की जा सकती है। लेकिन जनरल यहिया वो फैसला कर चुके थे और वो पाकिस्तान उन्होंने मतलब वो तोड़ना ही तोड़ना था, तो वो पाकिस्तान टूट गया। इसी तरह हम बादशाह खां को गद्दार कहते हैं। उनके ख़ानदान के ऊपर हमने एक लेबल लगाया हुआ है गद्दारी का, गलत मुतालिया पाकिस्तान मशरती अलूम पढ़ के। तो 1965 में जनवरी 1965 में जब फातिमा जिन्ना और सदर अयूब जनरल अयूब का इलेक्शन हुआ, तो इन दोनों का जब इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में बादशाह खां या मुजीबुर रहमान गद्दार या बादशाह खां गद्दार किसके साथ खड़े थे? वो फातिमा जिन्ना के साथ खड़े थे। फातिमा जिन्ना कौन थी? फातिमा जिन्ना कायद आज़म की बहन थी। तो जो शख्स फातिमा जिन्ना कायद आज़म की बहन का साथ दे, मुजीबुर रहमान हो या बादशाह खां, वो गद्दार हुए या वो गद्दार हुए कि जिन्होंने फातिमा जिन्ना कायद आज़म की बहन को धांधली करके सदारती इलेक्शन में हराया। फैसला अवाम खुद करे। इसी तरह एक बड़ा इशू उठाते हैं कि बादशाह खां ने पाकिस्तान में दफन होना कबूल नहीं किया और ये अफ़गानिस्तान में दफन हो गए। तो जब यह बादशाह खां बड़े सेकुलर थे, तो बादशाह खां वो शख्सियत हैं कि जो पठान सबसे ज़्यादा नमाजी जो है ना, अगर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो वो पठान ही पढ़ते हैं। तो बादशाह खां वो शख्सियत है जिन्होंने पैदल हज किया और इनकी वाइफ इनके साथ थी और उस हज में इनकी तबीयत ख़राब हो गई और फिर वो उधर से किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस में आए और इनकी बीवी जो है ना उधर किसी हादसे में उसकी वफ़ात हो गई। तो इनकी बीवी को ये शरफ़ हासिल है कि वो बैतुल मुक़द्दस में दफन है। और दूसरी एक और शख्सियत है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वो भी बैतुल मुक़द्दस के हाथे में दफन है और उनकी कब्र के ऊपर नाम लिखा हुआ है मोहम्मद अली हिंदी। तो बादशाह खां की जो है ना गालबन तकरीबन 1975 में जब उनकी तबीयत ख़राब हुई ना, तो वो लंदन में इलाज करवाने के लिए गए। तो वहाँ से अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने उनसे रब्ता किया कि आप जब भी पाकिस्तान जाते हैं ना तो आपको जेल में डाल दिया जाता है और आपने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जेल में गुजार दिया, तो आप जो है ना इधर हमारे पास आ जाएं, हम आपकी देखभाल करेंगे। तो बादशाह खां अफ़गानिस्तान में चले गए। अब बादशाह खां अफ़गानिस्तान में रहे। तो बादशाह खां की जब मौत हुई थी ना 1988 में, उस वक़्त भी वो हाउस अरेस्ट थे। तो बादशाह खां जो है ना अफ़गानिस्तान के इलाके जलालाबाद में वो दफन है। तो एक दफ़ा जो है ना हिंदुस्तान ने बादशाह खां को काफ़ी 1-2 अवार्ड जो है ना सदारती अवार्ड गालबन उनसे भी नवाजा है। तो एक दफ़ा जो है ना कोई तकरीब थी जिसके लिए जो है ना गालबन राजीव गांधी थे उस वक़्त, उन्होंने जो है ना स्पेशली बादशाह खां को इनवाइट किया उस तकरीब में। तो बादशाह खां का पासपोर्ट जो है ना वो एक्सपायर हो चुका था। तो बादशाह खां ने कहा मेरा पासपोर्ट एक्सपायर है। तो उन्होंने कहा कि आपको पासपोर्ट की या किसी टिकट की ज़रूरत नहीं, आप बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हो, आप इधर ऐसे ही आओ। लेकिन बादशाह खां एक मुहब्बुल वतन शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं अगर हिंदुस्तान का सफ़र करूँगा तो सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे करूँगा। तो हम ये जो गद्दारी के लेबल लगाते हैं ना, 1 मिनट के अंदर हम कभी किसी पे गद्दारी के लेबल लगा देते हैं, कभी किसी पे गद्दारी के लेबल लगा देते हैं, लेकिन असल में जो गद्दार है ना उन पे आज तक गद्दारी का लेबल नहीं लगा। तो बादशाह खां एक बड़ी शख्सियत के मालिक थे, एक बड़े लीडर थे। उन्होंने अपनी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी और इनको तरी हमेशा बागी नहीं, गद्दार नहीं, 4 सदा से इस्लामाबाद पहुंचने के लिए कि वो बागी नहीं, मुहब्बुल वतन थे, 75 साल लगे। तो इंशाल्लाह सियालकोट में आज मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बादशाह खां यंग जनरेशन में दोबारा यंग जनरेशन को, तमाम लोगों को पता चलेगा जो गलत मुतालिया पाकिस्तान हमने पढ़ा है वो अब सही मुतालिया पाकिस्तान पढ़ेंगे और सबको पता चलेगा कि बादशाह खां और इन जैसे बहुत सारी शख्सियात जिनको गद्दारी का लेबल लगाया गया वो गद्दार नहीं थे, वो मुहब्बुल वतन थे। ज़िंदगी ने वफा की। तो इंशाल्लाह एक नए दिन और नई वीडियो के साथ
दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।